हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप एंड लिमिटेशंस को कवर करेंगे। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल होने वाली है BBA, BCom, MCom, MBA स्टूडेंट्स के लिए। और जब भी हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होता है वो यही होता है कि वट वी अंडरस्टैंड बाय बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, क्या मतलब होता है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का, क्या मीनिंग होता है एंड इसकी क्या स्कोप है, क्या इसका लिमिटेशंस है, मतलब इसकी कुछ कमियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चैनल पर न्यू है या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए, आपको कंसेप्ट समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे पहले ही बताना चाहूँगी कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की एक प्लेलिस्ट मैंने रेडी करी हुई है जिसमें आपको बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे एंड वहाँ से आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक आप अपने क्लासमेट्स क्लास फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर करें तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग की, तो इसमें हम सबसे पहले ले लेते हैं स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग। तो यहाँ पे हमने ले लिया है स्टैटिस्टिक्स के मीनिंग में सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स को जब हम डिफाइन करते हैं तो इस बोला गया कि एज द कलेक्शन। यहाँ पे हम ना कलेक्शन करते हैं, हम प्रेजेंटेशन करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं, साथ में हम इंटरप्रिटेशन भी करते हैं। किसका करते हैं? न्यूमेरिकल डेटा का करते हैं। मतलब हम पहले डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसी डेटा को हम प्रेजेंट करते हैं टेबल की फॉर्म में या डायग्राम की फॉर्म में। ओके उसके बाद उस डेटा का एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस का मतलब होता है जिसमें हम आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, बहुत सारे मेथड्स तो हम लोग 10th में ही 11th में ही पढ़ लेते हैं। जिसने पहले स्टैटिस्टिक्स करा होगा या फिर मैथ्स की 10th क्लास की मैथ्स भी करी होगी तो उसमें आपने मीन, मीडियन, मोड तो ज़रूर सुना ही होगा। 10th क्लास की मैथ्स नहीं, आजकल तो हमारे करिकुलम में 5th 6th 7th क्लास से ही मीन, मीडियन, मोड्स कराने लग जाते हैं। तो ये स्टैटिस्टिक्स के ही कुछ मेजर्स हैं जिसमें हम डेटा को एनालाइज करते हैं। तो डेटा को हम एनालाइज करते हैं कुछ मेथड्स से, कुछ मेजर्स से। वो मेजर्स हम लोग करते हैं इसमें स्टडी, और उसके बाद डेटा को एनालाइज करने के बाद हम उसी न्यूमेरिकल डेटा में से कुछ इंटरप्रेट करते हैं, यानी कि कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि भाई ये जो हमने डाटा को कलेक्ट किया है, इस डाटा को प्रेजेंट किया है, इसको एनालिसिस किया अच्छे से, तो क्या रिजल्ट निकल करके आया हमारी स्टडी में। तो स्टैटिस्टिक्स वो साइंस है जो डील करता है डेटा का कलेक्शन, डेटा को क्लासीफाई करना, डेटा को क्लासिफिकेशन करना और डेटा को टैबुलेशन मतलब टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करना न्यूमेरिकल फैक्ट्स को, है ना। और मीनिंग काफ़ी ज़्यादा इसका ब्रॉड है वैसे तो, बट हम आज की इस वीडियो में बहुत शॉर्ट में आपको समझाएंगे। फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स की अगर मैं बात करूँ, जो आपने डेफिनेशन में वर्ड्स पढ़े ना, अभी डेफिनेशन में हमने जो वर्ड्स पढ़े, क्या वर्ड्स पढ़े? हमने पढ़ा कि सबसे पहले हम डेटा का कलेक्शन करते हैं, उसके बाद हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, देन उसका हम प्रेजेंटेशन करते हैं, उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं एंड देन क्या करते हैं? हम उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कलेक्शन ऑफ डेटा की। तो डेटा कलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो हम पहले तो हमारा कोई पर्पस होता है कि हमें किसी स्टडी करनी है किसी टॉपिक के ऊपर, या फिर हमारा कोई पर्पस है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, तो हम उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करेंगे। ठीक है, जो भी हमारी प्रॉब्लम है जिसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, या फिर जिस स्टडी पर हम वर्क करना चाहते हैं उससे रिलेटेड हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो डेटा कलेक्शन हमारा फर्स्ट स्टेप होता है स्टैटिस्टिकल मेथड में। तो यहाँ पे हम it is decided as to how, when and where and what kind of data are to be collected। मतलब इस स्टेप पे, आपके फर्स्ट स्टेप पे आप ये डिसाइड करोगे कि मेरे को डेटा कलेक्ट करना है, लेकिन कैसे करना है, कब करना है, कहाँ से करना है, किस प्रकार का डेटा मेरे को चाहिए। तो ये सब आप डिसाइड करते हो इस स्टेप में एंड देन आप डेटा कलेक्ट करते हो। जब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया तो आपका सेकेंड स्टेप आता है ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आपने डेटा तो कलेक्ट कर लिया, बहुत लोगों से डेटा ले लिया, अब उस डेटा को आपको ना एक अच्छे वे में, अच्छे मैनर में ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ये सेकंड स्टेप है जिसमें आप स्टैटिस्टिकल डेटा को, जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया, उसको आप क्या करोगे?
कंपेरेबल और सिंपल बनाने के लिए उसको क्लासीफाई करोगे। क्लासीफाई कैसे करते हैं? उसको बांटना, उस डेटा को क्लासीफाई करना। टाइम के बेस पे भी कर सकते हो, प्लेसेस के, भाई आपने कहाँ से डाटा कलेक्ट किया, ये दिल्ली से लिया, ये मैंने पुणे से लिया डेटा, ये मैंने गुजरात से लिया डेटा, है ना। प्लेसेस के बेस पे आप डेटा को क्लासीफाई कर सकते हो। क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो क्वालिटी में आप ले सकते हो कि ये डेटा जो है किसी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने क्लासीफाई कर दिया कि भाई ये जो डेटा है ये कोई आपने एट्रीब्यूट ले लिया। क्वालिटी का मतलब है कोई क्वालिटी ले ली, यानी कि मैंने बच्चों का डेटा लिया, बच्चों के डेटा लिया मतलब बच्चों की हाइट का डेटा लिया, बच्चों के वेट का डेटा लिया, बच्चों की एज का डेटा लिया, है ना। तो ये क्या हो गया? एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी वाइज आप डेटा को क्लासीफाई करोगे। तो जो भी आपका पर्पस है स्टडी करने का, उसके बाद उस डेटा को आप प्रेजेंट करोगे। ऑर्गेनाइज करने के बाद तीसरा स्टेप आता है उसको प्रेजेंट करना। प्रेजेंट कैसे करोगे? टेबल्स की फॉर्म में करोगे, डायग्राम की फॉर्म में करोगे एंड ग्राफ्स की फॉर्म में करोगे। एनालिसिस जो कि हमारा फोर्थ स्टेप है, इसमें आप क्या करते हो? ये हमारा फोर्थ स्टेप है, इसमें आप कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हो कि भाई हमें ये जो डेटा एनालाइज करके क्या मिलेगा, क्या नतीजा निकलेगा इस स्टडी को करने के लिए। तो इसमें आप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मीन मीडियन मोड पढ़ते हो, डिस्पर्जन पढ़ते हो, कोरिलेशन स्टडी। जो आप आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो आपके यही हैं। मीन मीडियन मोड कैसे निकालते हैं वो आप स्टडी करोगे। वेरिएशंस के बारे में स्टडी करोगे जिसमें आपका डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स के। कोरिलेशन के बारे में पढ़ोगे, रिग्रेशन के बारे में पढ़ोगे। बहुत सारे डेटा एनालिसिस करने के बहुत सारे क्या होते हैं? मेथड्स होते हैं जिनको आप एक चैप्टर्स की तरह पढ़ोगे, राइट। इंटरप्रिटेशन की अगर मैं बात करूँ तो इंटरप्रिटेशन में आप क्या करते हो? कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हो डेटा एनालिसिस करने के बाद कि क्या निकला इस डेटा को एनालाइज करने के बाद। तो डेटा को कंपेयर, कंक्लूजन निकाला जाता है और जो भी हमारा पर्पस है स्टडी का उसमें से समझा जाता है कि हाँ भाई ये बात निकली, ये कंक्लूजन निकला, एंड उसको सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज में बता दिया जाता है, पब्लिश कर दिया जाता है। उसके बाद हमारा मेन टॉपिक आता है जिसका नाम है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में आपका आता है नेचर, सब्जेक्ट मैटर एंड लिमिटेशंस। तो सबसे पहले बात करेंगे नेचर की। तो नेचर की अगर मैं बात करूँ तो स्टैटिस्टिक्स को ना साइंस और आर्ट दोनों चीज़ें बोला जाता है। देखो किसी भी चीज़ को हम साइंस कब बोलते हैं? किसी भी चीज़ को हम साइंस तब बोलते हैं जब वो सिस्टमेटाइज्ड वे में हो, एक कहते हैं ना सिस्टमैटिक मैनर में हो जो चीज़, वो साइंस होती है। तो इन्होंने बोला कि स्टैटिस्टिक्स क्या करता है? न्यूमेरिकल डेटा को सिस्टमैटिक मैनर में स्टडी करता है, ठीक है। और एंड एज एन आर्ट इट मेक यूज ऑफ द डेटा टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ रियल लाइफ, कि उसी डेटा को आप किस तरीके से अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हो, ये बताता है आपकी कला, ये बताता है आपकी आर्ट। कहते हैं ना कि हमने कोई भी नॉलेज गेन करी, उस नॉलेज को यूज करके हमने अपनी कौन सी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व किया, दैट इज द आर्ट। तो स्टैटिस्टिक्स साइंस भी है क्योंकि हम यहाँ पर न्यूमेरिकल डेटा की स्टडी सिस्टमैटिक मैनर में करते हैं, और इसको आर्ट भी बोला गया क्योंकि हम इसी को यूज करके अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स को क्या बोला गया? साइंस एंड एन आर्ट। ये साइंस भी है, ये आर्ट भी है। इट इज़ अ साइंस क्योंकि इसके जो मेथड्स हैं वो सिस्टमैटिक होते हैं और इसकी एप्लीकेशन जो है वो जनरल एप्लीकेशन होती है। मतलब जैसे साइंस होता है, साइंस में क्या होता है कि हमारा एक लॉ है जिसमें न्यूटन्स लॉ भी बोलते हैं हम उसको, कि भाई कोई भी चीज़ अगर ऊपर से गिरेगी तो वो नीचे ही गिरेगी, है ना। एप्पल गिरा तो वो नीचे ही गिरा, कोई भी चीज़ ऊपर उछालोगे वो नीचे ही गिरेगी। तो दैट इज़ लॉ जिसकी जनरल एप्लीकेशन है। तो इसीलिए स्टैटिस्टिक्स में जो मेथड्स लगाए जाते हैं तो वो उसको आप जनरली अप्लाई कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो इसीलिए स्टैटिस्टिक्स को साइंस बोला गया। इसको आर्ट इसलिए बोला गया क्योंकि हम इसको अप्लाई करते हैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। स्टैटिस्टिशियंस के द्वारा स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया जाता है रियल लाइफ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो ये था इसका नेचर कि ये साइंस भी है, ये आर्ट भी है। उसके बाद बात करेंगे सब्जेक्ट मैटर की। सब्जेक्ट मैटर मतलब सब्जेक्ट मैटर में हमारे 2 पॉइंट्स आते हैं। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट इट्स स्टडी, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मतलब कि स्टैटिस्टिक्स की स्टडी को आसान बनाने के लिए
स्टैटिस्टिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसका नाम है नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और नंबर 2 है हमारा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज को डिस्क्राइब करना, वो होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्राइब करना मतलब इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। इन्होंने बोला कि एज द नेम सजेस्ट द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मियरली डिस्क्राइब द डेटा। मतलब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या कि ये डेटा के बारे में जानकारी देता है, ये डेटा के बारे में डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है, बताता है हमको। क्या बताता है कि भाई कंसिस्ट ऑफ द मेथड्स एंड टेक्निक यूज इन द कलेक्शन, कि भाई ये जो स्टडी हुई ना, ये जो डाटा कलेक्ट हुआ, इस डेटा को कलेक्ट करने में कौन सा मेथड यूज हुआ, कौन सी टेक्निक यूज हुई, इसके बारे में बताएगा। उसके बाद किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया गया, किस तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया, किस तरीके से एनालाइज किया गया, ताकि वो बता पाए कि इस डेटा के क्या फीचर्स और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या विशेषता है इस डेटा के बारे में। तो ये जो मेथड्स हैं कैन आइदर बी ग्राफिकल और कंप्यूटेशनल। मतलब ये जो मेथड्स होते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड्स होते हैं, इनको आप ग्राफ की फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हो, इनको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, इन डेटा को आप चार्ट और टेबल की फॉर्म में भी बना सकते हो, ट्रेंड्स शो करने के लिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज शो करने के लिए। और ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो डेटा को ऑर्गेनाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या, इसमें हम डेटा को एनालाइज भी करते हैं ताकि हम डेटा को ईजीली अंडरस्टूड कर पाए, समझ पाए। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्जन, ये जो है कुछ हमारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स है जिसको हम यूज़ करते हैं, है ना। उसके बाद यही था हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स नथिंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द डेटा नोर कैन डिसीजन बी मेड और कंक्लूजन ड्रॉन। मतलब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के ना आप कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब जो चीज़ है वो आपको ऐसे बता देगा कि भाई ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, दैट्स इट। कि जो डेटा आपने कलेक्ट किया उसके बारे में डिस्क्राइब कर दिया। कि मैं कहीं गई, मैं रैली में गई, ठीक है, प्रधानमंत्री की एक रैली हो रही है और मैं रैली में गई, वहाँ पे मैंने देखा कि भाई इतने सारे लोग आए हुए थे, प्रधानमंत्री के साथ इतने सारे लोग आए हुए थे, मैंने डाटा कलेक्ट किया और मैंने डिस्क्राइब कर दिया, जी ये हो गया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो इसमें से आप कुछ ना एक्यूरेट कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। वहीं अगर मैं बात करूँ इन्फ्रेंशियल की, तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि इट डील्स विद द मेथड विच हेल्प इन एस्टिमेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल रिजल्ट। मतलब यहाँ पे हम सैम्पल बेस्ड स्टडी करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है हमारी इतना बड़ा सर्कल जो आपको दिख रहा है ना, मान लो ये सर्कल है, ये हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन, दिस इज पॉपुलेशन। इसमें से मैंने क्या किया एज अ रिसर्चर, एज अ इन्वेस्टिगेटर, मैंने क्या किया, इस पॉपुलेशन के कुछ पार्ट, जिसको मैं बोल रही हूँ सैंपल, जिसको मैं बोल रही हूँ क्या, सैंपल, इस पार्ट में से मैंने क्या किया, कुछ डेटा स्टडी किया, मतलब इसमें से डेटा कलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एक अच्छा एग्जाम्पल लूँ तो मैं ले सकती हूँ कि आई वॉन्ट टू नो कि मेरी जहाँ पे मैं रह रही हूँ, जिस सिटी में मैं रह रही हूँ, उस सिटी में कितने लोग अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड का मतलब क्या, बेरोजगार, और कितने % लोग जो है वो एम्प्लॉयड है, ठीक है, कितने % लोग जो है वो एम्प्लॉयड है और कितने % लोग अनएम्प्लॉयड है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं ये देखूँगी पहले कि मेरी सिटी में कितनी टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है। वर्किंग पॉपुलेशन ऑब्वियसली उन्हीं को ही मैं एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड बताऊंगी ना, बड़े बूढ़े या फिर छोटे बच्चों को तो मैं उसमें काउंट नहीं करूंगी अपनी पॉपुलेशन में। तो मैंने देखा कि 10 लाख लोग हैं जो वर्किंग पॉपुलेशन है मेरी सिटी में। बट अब मेरे लिए बड़ा इम्पॉसिबल जैसा हो जाएगा कि 10 लाख लोगों से डाटा कलेक्ट करना, क्योंकि उसके लिए बहुत सारा पैसा, बहुत सारा कॉस्ट, बहुत सारा टाइम चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, मैं 10 लाख लोगों से डाटा कलेक्ट ना करके एक सैम्पल बेस्ड स्टडी करूँगी। मैं थोड़े से लोगों से डाटा कलेक्ट करके अपना एक सैम्पल लूँगी, उसमें से डाटा कलेक्ट करूँगी और उसी में से ही अपनी स्टडी को पूरा करूँगी। मतलब मैं उनसे पूछूंगी कि आप एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड हो, एम्प्लॉयड हो या अनएम्प्लॉयड हो। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे डाटा लिया, 1 लाख लोगों से मैंने ले लिया, 10 लाख में से 1 लाख लोगों से मैंने डाटा कलेक्ट कर लिया। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, मैंने गूगल फॉर्म्स बहुत शेयर करे और मैंने डाटा कलेक्ट किया, ठीक है, मैंने डाटा कलेक्ट किया और सैम्पल मेरा आया।
तो उसमें मेरे को पता चला कि 60% लोग जो है वो एम्प्लॉयड है और 40% लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड है। तो इससे क्या हुआ, मेरी स्टडी पूरी हो गई। मैंने 10 लाख लोगों से डाटा नहीं कलेक्ट किया, मैंने 1 लाख लोग एज अ सैम्पल लिया जो उस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो वो होता है हमारा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ तो इस नंबर 1 है। लिमिटेशन का मतलब क्या होता है? लिमिटेशन का मतलब होता है कि भाई इसमें कुछ कमियां भी हैं। मतलब नंबर 1 बोला कि जो स्टैटिस्टिक्स है ना वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स को ही स्टडी करता है। न्यूमेरिकल फैक्ट्स को ही स्टडी करना है मतलब क्या कि ये क्वालिटेटिव जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है उस पर स्टडी नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ नंबर्स की फॉर्म में जो इन्फॉर्मेशन है उसी के ऊपर स्टडी करता है। ये ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, विजडम, हेल्थ, जस्टिस इसके ऊपर बात नहीं करता। ये बात करता है कि अगर इन्फॉर्मेशन न्यूमेरिकल फॉर्म में है तो ही स्टैटिस्टिक्स वहाँ पे काम करेगा, अदरवाइज वहाँ स्टैटिस्टिक्स नहीं काम करेगा। स्टैटिस्टिक्स सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स पे स्टडी करता है जो न्यूमेरिकल टर्म्स में गिवन हो। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है कि ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर करता है। उसके बाद नंबर 2 आता है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। मतलब यहाँ बात हो रही है कि स्टैटिस्टिक्स ना कभी एक पर्सन की बात नहीं करेगा। स्टैटिस्टिक्स बात करेगा ग्रुप्स की, स्टैटिस्टिक्स बात करेगा एक क्लास की, एक ग्रुप की। वो कह रहा है कि मैं एक बंदे पे स्टडी करके क्या करूँगा, मेरे को चाहिए कम से कम 3-4 लोग। मतलब यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि अगर राम की इनकम 2,000 रुपये महीना है तो स्टैटिस्टिक्स में इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। उसको राम की इनकम नहीं चाहिए, उसको चाहिए या तो राम की भी बताओ, सोहन की भी बताओ, श्याम की भी बताओ। उसको चाहिए एग्रीगेट्स, उसको चाहिए प्लस। स्टैटिस्टिक्स बोल रहा है कि मैं एग्रीगेट्स पे ही स्टडी करूंगा, मैं ग्रुप्स में ही स्टडी करूंगा, मैं एक पर्सन के ऊपर स्टडी नहीं कर सकता। तो दिस इज ऑल्सो अ लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नंबर 3, नोट द ओनली मैथड। स्टैटिस्टिक्स जरूरी नहीं है कि स्टैटिस्टिक्स ही आप यूज करो किसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी स्टैटिस्टिक्स के ही जो मेथड है वो बेस्ट सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर पाते। ठीक है, जैसे इन्होंने बोला कंक्लूजन ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स शुड बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ कंक्लूजन ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ क्वालिटेटिव मेथड। मतलब कई कई ऐसी भी प्रॉब्लम्स होती है ना जिसमें हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते, हमें उनकी भी हेल्प लेनी पड़ सकती है। बट हम जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स तो क्वालिटेटिव मेथड्स को, क्वालिटेटिव डाटा पे कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देता उसको, वो तो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा की स्टडी करता है। तो इस केस में हमारे जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो बेस्ट नहीं निकल पाएगा, जिसलिए स्टैटिस्टिक्स ही जो है नोट द ओनली मेथड। नंबर 4 आता है होमोजीनिटी ऑफ डेटा। मतलब स्टैटिस्टिक्स में आपका जो डेटा है उसमें यूनिफॉर्मिटी होना बहुत ज़रूरी है। मतलब डिफरेंट क्वालिटीज़ या फिर काइंड्स का डेटा आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। जैसे इन्होंने बोला कि अगर आप फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, उसको आप क्लोथ के प्रोडक्शन से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन होता है वो टन में होता है कि भाई इतना टन फूड ग्रेन है, इतना टन, 100 टन, 20 टन, जितना भी है। और क्लोथ का जो मेजरमेंट होता है वो मीटर्स में होता है, लेंथ में होता है ना। तो आपका डेटा होमोजीनियस होना जरूरी है, तभी आप कंपेयर कर पाओगे उस डेटा को। अगर होमोजीनिटी नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, डिफरेंट है आपका डेटा, देन यू कैन नॉट कंपेयर योर डेटा इन स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। मतलब यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में जो रिजल्ट्स निकलते हैं ना वो एवरेज बेसिस रिजल्ट्स होते हैं। जैसे इन्होंने बोला कि इसमें सिर्फ और सिर्फ टेंडेंसीज ही एक्सप्रेस करते हैं ये जो रिजल्ट्स होते हैं। मतलब जैसे इन्होंने बोला कि फिजिकल साइंस और केमिस्ट्री के जो लॉ होते हैं ना उसकी तरह स्टैटिस्टिक्स के लॉ नहीं होता। मतलब जो स्टैटिस्टिकल लॉ है वो वैसे नहीं होते। जैसे कि इन्होंने बोला कि एक एग्जाम्पल लिया, जैसे पर कैपिटा इनकम अगर मैं बात करूं, पर कैपिटा इनकम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंडिया की जितनी भी टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है, करके दिखाती हूँ मैं आपको। जितनी भी टोटल वर्किंग पॉपुलेशन है ना, उसको डिवाइड लगाते हैं किससे? नेशनल इनकम से। नेशनल इनकम मतलब जो भी हमारे इंडिया की इनकम है, ठीक है, जीडीपी, इनकम, नेशनल इनकम की अगर मैं बात करूँ तो ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनकम को डिवाइड लगाते हैं टोटल वर्किंग पॉपुलेशन से, उससे हमें ये पता चलता है पर कैपिटा इनकम का। ठीक है, तो मान लो कि पर कैपिटा इनकम डिवाइड करने पर आई, फॉर एग्जांपल यहाँ तो 6,000 रुपये दिया हुआ है, बट आज के टाइम में 6,000 नहीं होता। पर कैपिटा इनकम आज के टाइम में आप ये लगा लो 50,000 है, या 30,000 या 40,000, इतने लगा लो, 50 मान लेते हैं एक एग्जाम्पल में। तो 50,000 निकल करके आई पर कैपिटा इनकम। ठीक है,
तो अगर पर कैपिटा इनकम 50,000 है तो क्या इंडिया में रहने वाले सभी लोगों की सैलरी इतनी है, सभी लोगों की इनकम इतनी है? तो ऐसा नहीं होता है। किसी की बहुत कम होती है, किसी की बहुत करोड़ों में भी होती है ना, होती है ना। सबकी इनकम उतनी नहीं होती। अगर हम एवरेज बेसिस की भी बात करें तो ऐसे नहीं होता है। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि जो स्टैटिस्टिक्स है वो हमें एवरेज तो निकाल के दे देगा, बट वो जो एवरेज होते हैं ना, वो एवरेज सही नहीं होते हैं, है ना। तो इसीलिए ये भी एक इसकी क्या होती है, लिमिटेशन होती है। उसके बाद इन्होंने बोला कि विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव रॉन्ग, मतलब आपको अगर रेफरेंस ना दिया जाए तो आपके रिजल्ट्स गलत भी हो सकते हैं। इन्होंने बोला कि मान लो कि दो बिजनेसेस हैं, एक है क्लोथ का बिजनेस और एक है पेपर का बिजनेस, ठीक है, और दोनों से ही प्रॉफिट कमाया गया 1,000, 2,000 और 3,000, ठीक है। मान लो देखो, हमें तो ये बताया गया कि दो बिजनेस है, एक बिजनेस है क्लोथ का और एक बिजनेस है पेपर का, और दोनों के क्या बताए गए, प्रॉफिट्स बताए गए 1, 2, 3, कि भाई 3 सालों में, पिछले 3 सालों में इस बिजनेसेस को 1,000, 2,000, 3,000 का फ़ायदा हुआ। अगर मैं 1,000, 2,000, 3,000 को कैलकुलेट करूँ तो आया 6,000, और अगर मैं तीन से इसको डिवाइड करूँ, क्योंकि 3 साल की बात हो रही है, तो मेरा जो एवरेज निकल करके आएगा वो 2,000 निकल करके आएगा, कि भाई जो एवरेज प्रॉफिट हुआ 3 साल का वो 2,000 हुआ, दोनों ही बिजनेसेस का, क्लोथ के बिजनेस का भी और पेपर के बिजनेस का भी। बट इन्होंने ये बोला कि ज़रूरी नहीं है कि अगर दोनों बिजनेसेस का प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट अगर सेम आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही बिजनेसेस की इकोनॉमिक पोजीशन एक जैसी हो, है ना। दोनों ही, भाई हो सकता है कि क्लोथ के बिजनेस में बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा हो और फिर भी इतना कम प्रॉफिट हो रहा हो, और पेपर के बिजनेस में कम पैसा लग रहा हो फिर भी ठीक ठाक सा प्रॉफिट हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही बिजनेस का, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स ने तो हमें ये बता दिया कि दोनों ही बिजनेस का जो प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट है वो इतना है, बट ज़रूरी नहीं है कि दोनों की इकोनॉमिक्स जो पोजीशन है वो भी सेम हो। वो तो हमें तब पता चलेगी जब हम दोनों बिजनेस के बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे। एक एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हम ये नहीं बता सकते कि दोनों ही बिजनेसेस की जो हालत है, जो पोजीशन है वो सेम है, ऐसा नहीं होता है। गॉट इट। तो बिना रेफरेंस के रिजल्ट जो है वो रॉन्ग प्रूव हो सकते हैं। कैन बी यूज ओनली बाय एक्सपर्ट्स, कैन बी यूज ओनली बाय एक्सपर्ट्स, मतलब स्टैटिस्टिक्स को सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट्स ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स लोगों को ही तो पता है ना कि कौन से मेथड्स हैं, कौन से फार्मूलाज हैं जो अप्लाई करने हैं। जिसको स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज नहीं है वो स्टैटिस्टिक्स कैसे यूज़ कर सकता है? तो इसीलिए ये भी एक इसकी लिमिटेशन है कि ये थोड़ा सा टफ होता है, हल्का सा टफ होता है, जिसमें आपको थोड़ा स्टडी करना होगा, प्रॉपर नॉलेज लेनी होगी, देन आप स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ कर पाओगे। मिसयूज़ भी इसका पॉसिबल है। कहते हैं ना कि स्टैटिस्टिक्स आर लाइक क्ले ऑफ विच यू कैन मेक अ गॉड और अ डेविल एज यू प्लीज, मतलब आपके पास क्ले है, ठीक है, उस क्ले से आपके ऊपर डिपेंड करता है, उस क्ले से आप भगवान भी बना सकते हो, उस क्ले से आप डेविल भी बना सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो, है ना। तो स्टैटिस्टिकल डेटा का आपके ऊपर है कि आप इसको अच्छा यूज़ करोगे आप इसका, या फिर इसका मिसयूज़ करोगे। तो ये इसका मिसयूज़ भी पॉसिबल है। ओनली मीन्स एंड नॉट अ सोल्यूशन, मतलब कहने का मतलब है कि कुछ स्कॉलर्स का ये ओपिनियन है कि स्टैटिस्टिक्स ही एक ज़रिया है किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, यानी इन्होंने कहा कि स्कॉलर्स का मानना है कि ये सिर्फ एक ज़रिया है प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, ये खुद एक सोल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ एक मीन्स है। मीन्स मतलब एक रास्ता है, एक ज़रिया है जिसके द्वारा किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला टू चेक द मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स शुड बी ड्रॉन इम्पार्शियली। कंक्लूजन्स जो हैं, अगर आप जानना चाहते हो कंक्लूजन्स को, आपको इम्पार्शियली ड्रॉन करना है। इम्पार्शियली मतलब आपको बायस नहीं होना, आपको पक्षपात नहीं करना। आप जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा यूज़ करके कंक्लूजन निकालोगे वो बायस्ड नहीं होना चाहिए, वो इम्पार्शियल होना चाहिए, मतलब उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, है ना, बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट के होना चाहिए वो। तो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि मेकिंग यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इट्स लिमिटेशन हमने पढ़ ही लिया है। वीडियो समझ में आया हो कंसेप्ट तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें स्टैटिस्टिक्स की। चलिए, थैंक यू सो मच।